अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने इसका जो है वो कल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन बॉडी किस तरह से डेवलप होती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में या उसकी डेवलपमेंट में कौन कौन से लेवल्स आते हैं। ओके, आज हम जो है अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कि अब हमने सेल्स की बेस पे देखना है कि सेल्स की बेस पे ऑर्गेनिजम्स के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कितने जो है वो उनके ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स आते हैं ऑर्गेनिजम्स के, दैट इज प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अगर हम देखें इनमें तो जो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट हैं ये सबसे सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, मतलब इनमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिंपल किस्म की है, जबकि फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं और सारे एनिमल्स आते हैं, इसमें थोड़ी कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हुई होती है। ओके, अब हम आगे जो है इनके वन बाय वन देखेंगे कौन सी ऑर्गेनिज्म में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हुई है। ओके, हम इसके साथ साथ रीड भी कर लेते हैं। और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है वो सेल से बने होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। आपने ये याद रखना है कि जहां भी प्रो आ जाए, प्रो का मतलब होता है, तो जो प्रो होता है हमारे पास उसका मतलब होता है फॉल्स। और कैरियोटिक जो है ये हमारे पास वर्ड निकला है कैरियोन से, दैट इज न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब उनमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे पास, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। और द अदर ग्रुप है यूकैरियोटिक सेल्स, यू का मतलब होता है ट्रू या रियल कह लें इसको। ट्रू कैरियोटिक कैरियोन से निकले, दैट इज न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है या ट्रू सेल्स होते हैं, उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ओके, अब हमने सेल की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स पढ़नी है कि सेल की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की क्या टाइप्स है। On the basis of organic cells, there are 3 types of organisms. Number 1 हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि। नाउ व्हाट इज यूनि? यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी वन सेल पे जो है वो डिपेंड करती है, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होते हैं, इनकी बॉडी में जो है वो बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन सारे सेल्स एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, तो वो ये जो होते हैं इनमें इनकी बॉडी में एक ही तरह के सेल्स होते हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है इनकी बॉडी में, डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, एक्सपायरेशन हो रही है, सारी एक ही सेल से होती है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हम देखते हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल, कॉलोनियल जो है आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें कॉलोनी ऑफ सेल्स होगा। मतलब कॉलोनी ऑफ सेल्स कैसी होगा कि इसमें एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स जो है वो ये ग्रीन एल्गा होता है, वाटर एनिमल है। ये क्या करते हैं, ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, मतलब कि इनके काफी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनकी जो लिविंग स्टाइल होता है वो कॉलोनी की फॉर्म में होता है। कॉलोनी मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग मिलके रह रहे हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, रहते तो वो कॉलोनी बना के, लेकिन उन्होंने अपना काम खुद ही करना है, वो किसी भी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते किसी भी काम के लिए। ठीक है, in colonial type of cellular organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. division of labor हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या होता है। division of labor का मतलब होता है कि काम बांट के करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये काम अपने अपने काम खुद ही करते हैं, एक दूसरे के काम नहीं बांटते, हर एक ने अपना काम खुद से करना है। ओके, each unicellular organism in a colony lives its own life and does not depend on other cells for its requirements, के वो दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करते। For example, Volvox is a green alga found in water that shows colonial organization. Hundred of Volvox cells make a colony. Okay. अब हम इसका लास्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी सेलुलर सेल और ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मैनी सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें हम सबसे बड़ी एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस की। अब ह्यूमंस में देख लें कितनी तरह के सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं। देखिए जितने भी ऑर्गन है हमारे पास, हर ऑर्गन के अपने सेल हैं और हर ऑर्गन अपना एक अलग काम करता है। ठीक है, इसे हम ह्यूमंस को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
In multicellular organism, cells are organized in the form of tissues, organs and organ systems. ठीक है, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. हम सबसे बड़ी एग्जांपल देखते हैं इसमें फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट की. फ्रॉग मैंडर, मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों का जो पौधा होता है. अब ये दोनों क्या करते हैं, इनमें मल्टीसेलुलर और जो है वो सेल्स होते हैं. और वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इन्हें हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो मल्टी फंक्शन हो रहे होते हैं. ये हर इनका बॉडी फंक्शन जो है, बॉडी जो ऑर्गन है वो अपना एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, अब हम इन दोनों की एग्जांपल, इसकी दोनों एग्जांपल को वन बाय वन देख लेते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें मस्टर्ड प्लांट को, तो मस्टर्ड प्लांट जो है ये तो आप देखेंगे सरसों का पौधा है. ये तो हमारे ज्यादातर पंजाब में नाम बोला जाता है या पाकिस्तान के चारों सूबों में कह लें कि इसका नाम बोला जाता है. लेकिन अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाएं तो कोई इसको मस्टर्ड प्लांट या सरसों के पौधे से नहीं जानेगा. जो साइंटिस्ट हैं, जो दूसरे कंट्रीज के साइंटिस्ट हैं, वो अगर हम उन्हें मस्टर्ड प्लांट का नाम लेंगे, सरसों के पौधे का नाम लेंगे, वो कहेंगे ये क्या चीज है. ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हर एक चीज का, हर ऑर्गेनिज्म का, हर एक ऑब्जेक्ट का, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उन्होंने उसका एक नाम लग दिया जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं. ठीक है, उन्होंने साइंटिफिक नेम लग दिया. जैसे कि मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारे पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. अब अगर ये नाम हम कहीं भी लेंगे, किसी भी जगह, किसी भी साइंटिस्ट के पास लेंगे, तो उसको फौरन पता चल जाएगा कि हम सरसों के पौधे की बात कर रहे हैं, वो इस प्लांट पे आ जाएगा. ठीक है, या हम ये प्लांट दिखा देगा कि आप इसकी बात कर रहे हो. क्या समझ आ रही है आपको. तो आप देखें, मैंने यहाँ पे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को अंडरलाइन किया हुआ है. अगर आप बुक में देखो तो बुक में उन्होंने इसको इटैलिक्स में लिखा हुआ, मतलब थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ. इसको हाथ से तो वैसे नहीं लिख सकते. हमने क्या करना है, हमने इसका नाम सीधा लिखे, उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन करना है, लेकिन करना हमने इसको अलग-अलग अंडरलाइन है. हम इसका रूल भी कि हम साइंटिफिक नेम को किस तरह से लिखते हैं या इसको पढ़ते हैं, हम ये आगे जाके पढ़ेंगे. ओके, तो इसके लिए आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिए. Mustard plant, that is Brassica campestris, is sown in winter and it produces seeds at the end of the winter. क्या करते हैं, जो सरसों का पौधा होता है हम उसको सर्दियों में जो है उसको सो करते हैं, इसको बोते हैं, उसका बीज लगाते हैं, और जो है विंटर के एंड पे, सर्दियों के एंड पे हम उसको जो है वो सीड निकाल लेते हैं. The plant body is used as vegetable and its seeds are used for extracting oil. आप देखो कि सरसों का पौधे से ही सरसों का ऑयल निकलता है. ठीक है, जिसकी बॉडी है वो एज हम उसको वेजिटेबल, जो सरसों के बीज हम उसको यूज करते हैं, डिफरेंट चीजों में यूज होते हैं, एज मेडिसिन भी यूज होता है, सरसों का बीज होता है. इसके अलावा ये ऑयल के लिए भी यूज किया जाता है. अब अगर हम जो है वो इसकी डिवीजन देखें कि जो प्लांट बॉडी उसकी डिवीजन किस तरह से है, तो हमारे पास जो प्लांट बॉडी अपने फंक्शन की बेस पे हम दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं. कि हमारे पास एक पार्ट को हम कह देते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन और दूसरे को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट. हम इन दोनों को वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव क्यों कहते हैं, हम इसको ही देखते हैं. द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. उनके फंक्शन की बेस पे और जो है वो प्लांट की बॉडी जो के ऑर्गन्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. पहला है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरे हमारे पास रिप्रोडक्टिव parts. अब वेजिटेटिव ऑर्गन्स को अगर हम देखें, these organs do not take part in the sexual reproduction of the plant. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, मतलब कि एक प्लांट से दूसरा नया प्लांट किस तरह से बनना है या उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होनी है तो नया प्लांट बनेगा. ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव ऑर्गन प्लांट के वो पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. इसमें अगर हम देखें तो रूट्स आ जाती हैं, स्टेम आ जाती है, ब्रांचेस एंड लीव. तो ये जो प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन है. ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट नाम से पता चल रहा है कि ये वो पार्ट्स है जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स है जिनकी वजह से सेल में रिप्रोडक्शन होती है. तो ये कौन से पार्ट्स होंगे सेल के, फ्लावर्स. These parts of plant's body take part in sexual reproduction and produces fruits and seeds. क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसकी वजह से नई जनरेशन में फ्रूट्स बनते हैं और सीड्स बनते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर. ओके, यहाँ तक आई होप आपको मस्टर्ड प्लांट की समझ आ गई होगी. अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज फ्रॉग. फ्रॉग का भी एक साइंटिफिक नेम है, दैट इज राना टिग्रीना. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्रॉग तो कोई किसी को फ्रॉग के नाम का पता है कि इसको फ्रॉग कहते हैं, मेंढक कहते हैं. लेकिन जो है फॉरेन कंट्रीज के साइंटिस्ट होते हैं वो ज्यादा फ्रॉग नहीं इसको कहते हैं, वो इसको राना टिग्रीना कहते हैं. ठीक है, फ्रॉग दैट इज राना टिग्रीना शोज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. हमने पहले भी पढ़ा है. अब हम इसकी बॉडी कंपोजिशन देखते हैं कि इसकी बॉडी में कौन कौन सी कंपोजिशन होती है. द बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन. जैसे कि हमने जो है वो जब ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था, हमने इसमें जब ऑर्गन सिस्टम को स्टडी किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने इसमें ये देखा था कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने डाइजेशन की बात की थी, तो डाइजेशन एक होल प्रोसेस है.
अब डाइजेशन में जो जो बॉडी पार्ट या हमारे जो जो बॉडी के पार्ट डाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उनको उनके जो है वो ऑर्गन्स कह देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जो है फ्रॉग में भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन कर रहे होते हैं, सारे ऑर्गन्स मिलके। All these organs are made of specific tissues, that is epithelial tissue, glandular tissue, muscular tissue and nervous tissue. अब ये टिश्यूज क्या हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा था कि टिश्यूज कैसे बनते हैं, जब सेल्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तब हम वन बाय वन चारों टिश्यूज को देख लेते हैं कौन से टिश्यूज हैं। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी स्किन के टिश्यू या फ्रॉग की स्किन के टिश्यूज को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और अगर ग्लैंडुलर टिश्यूज की बात करें तो ग्लैंडुलर टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो सिक्रीशन में हमारी हेल्प करते हैं। जिस तरह हमने जो है वो जब स्टमक का पढ़ा था, स्टमक हमने देखा था कि स्टमक की वाल जो है वो एक जूस रिलीज करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। उस जूस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब वो जूस किस तरह से रिलीज होता है, वो टिश्यूज की वजह से रिलीज हो रहा है। मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, हमारे मसल्स में होते हैं, जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। नर्वस टिश्यू हमारे नर्व में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, आप आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। आज हमने जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ा है। हमने इसमें ये पढ़ा है कि हम सेल्स के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो है अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो अब वीडियो के स्टार्ट पे जो है एक कॉर्नर पे आई का आइकन आपको शो हो रहा है, आप वहाँ पे जाके सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।